बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है और बड़े ही भरपूर तरीके से जारी है। लाहौर लॉक है, सील कर दिया गया है, कंटेनर लगा दिए गए हैं, पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। किसी को लाहौर में और ख़ास तौर पर मीनार पाकिस्तान में जाकर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। इस्लामाबाद की सूरत हाल भी बिल्कुल वही है। पूरा इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर पैक किया गया है, उसको सील कर दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो क्लेम करते हैं कि हम डी चौक में पहुंच गए, ऐसी कोई बात नहीं। डी चौक फिलहाल खाली है, पुलिस वहां पर तैनात है, फौज वहां पर मौजूद है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डी चौक में पहुंचने में कामयाब नहीं हुए। बल्कि मैं तो समझता हूं कि सूरत हाल इस हद तक हो चुकी है कि लाहौर या इस्लामाबाद नहीं, इस वक्त पूरा पंजाब लॉक हो चुका है। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। दफातर बंद हो चुके हैं, कारोबारी मराकज बंद हो चुके हैं। करोड़ों अरबों रुपए का, बल्कि मैं कहता हूं खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, मामूलात जिंदगी डिस्टर्ब हैं। कोई बीमार है तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, कोई मूव करना चाहे, कोई शादी ब्याह के मामलात हैं, मतलब कि मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुके हैं। देखिए, गवर्नमेंट की कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब ना हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि हमारा एहतजाज भरपूर तरीके से कामयाब हो। देखिए, ये लड़ाई गवर्नमेंट की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो है, लेकिन आम लोगों का इस लड़ाई के साथ क्या वास्ता है, क्या लेना देना है। लेकिन लोग तकलीफ में हैं, लोग मुश्किल में हैं, लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में मैं गवर्नमेंट को 2 दफ़ा गुनाहगार कहूंगा और इमरान खान को 1 दफ़ा गुनाहगार कहूंगा। बल्कि मैं तो गवर्नमेंट को गुनाहगार कहने के साथ साथ 2 दफ़ा नालायक भी कहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब कानून और आइन इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी सियासी जमात एहतजाज कर सकती है, जलसा कर सकती है, जुलूस कर सकती है, तो फिर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत देनी चाहिए। जिस तरह से आपने माहौल बना रखा है, दफा 144 का नफाज कर दिया कि कोई जलसा जुलूस नहीं हो सकता। आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब कर लिया, रेंजर को तलब कर लिया, पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया, लाहौर को सील कर दिया, और पुलिस को आपने ये इख्तियार दे दिए कि जो कोई भी इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेगा, आप उसके ऊपर शेलिंग करें, उसके ऊपर रबड़ की गोलियां चलाएं, आप उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ मुकदमात बनाएं, उनके ऊपर लाठी चार्ज करें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की इससे बड़ी बेवकूफ़ी और इससे बड़ी कोई हमाकत हो ही नहीं सकती कि जिस तरह से उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर माहौल बना रखा है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के लिए तो बड़ा आसान है कि वो जेल में बैठ के अनाउंसमेंट कर देता है कि जी फलां जगह पे एहतजाज होगा, फलां जगह पे जलसा होगा, फलां जगह पे जुलूस होगा। तो गवर्नमेंट को इस लेवल का वक्त पड़ जाता है कि ये पागल हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है। ये पूरे पंजाब की पुलिस को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको शल देते हैं, उनको रबड़ की गोलियां देते हैं, एक कंटेनर लगा के एक अजीब तरह से इस तरह का माहौल बना देते हैं कि पता नहीं खुदा न खास्ता कुछ जंग की सूरत हाल बन गई है। मतलब कि इमरान खान ने सिर्फ ये कह दिया कि एहतजाज करना है और ये जंग का माहौल बना देते हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान अनाउंसमेंट करने के बाद बेशक अपनी ये अनाउंसमेंट वापस भी ले ले, तो जिस तरह से गवर्नमेंट ये माहौल बना देती है, इससे ऐसा ही लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब हो चुका है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करवाने में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को प्रमोट करने में, उसको हाईलाइट करने में सबसे बड़ा कसूर गवर्नमेंट का है। सबसे पहली गवर्नमेंट की गलती उसकी हमाकत या उसकी बेवकूफ़ी है। दूसरे नंबर पे मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट की नालायकी या बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है कि एक बंदा जो ऑलरेडी आपकी कस्टडी में है, इमरान खान, आपने उसके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए, आपने उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। मतलब कि आपसे एक बंदा कंट्रोल नहीं हो रहा, जेल के अंदर बैठे हुए वो अहकामात जारी करता है और आपका पूरे का पूरा सिस्टम मफलूज करके रख देता है। मतलब कि इससे बड़ी आपकी नालायकी और इससे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी और इससे बड़ी आपकी नाकामी और क्या हो सकती है कि एक बंदे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूं इमरान खान साहब की, तो मैं समझता हूं कि इमरान खान की ये सबसे बड़ी गलती है कि देखें, आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप एहतजाज करें, लेकिन कानून जहां आपको एहतजाज करने की इजाजत देता है, वहां यह भी कहता है कि आपका एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। लेकिन अगर आपके अल्फाज से, आपके डायलॉग से, आपकी तकारीर से, आपके रवैये से
یہ ظاہر ہو کہ آپ کا احتجاج پرامن نہیں ہے تو پھر حکومت مجبور ہو جائے گی کہ آپ کو جلسہ کرنے کی، جلوس نکالنے کی یا احتجاج کرنے کی اجازت نہ دے۔ اب آج جو صورتحال رہی علی مین گنڈا پور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، کے پی کے لوگوں کے ساتھ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید پنجاب ان کو ایک مرکز مل گیا ہے احتجاج کرنے کے لیے، اسلام آباد ان کو ایک مرکز مل گیا ہے احتجاج کرنے کے لیے۔ کے پی کے آپ کے پاس موجود ہے، بلوچستان سندھ آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں پہ رہ کے بھی احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ چلیں اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ علی مین گنڈا پور صاحب نے جب اسلام آباد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، پولیس نے ان کے اوپر شیلنگ کی یا ان کے اوپر ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا تاکہ وہ اسلام آباد کی حدود میں احتجاج کرنے کے لیے داخل نہ ہو سکیں، یہ آل دو کہ ایک غلط بات ہے، لیکن علی مین گنڈا پور کے قافلے میں موجود لوگوں کے پاس ہتھیار بھی موجود ہیں، گلیلیں بھی موجود ہیں، ان کے پاس وہ بنٹے گنجیاں ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ بھی موجود ہیں، ان کے پاس شیل بھی موجود ہیں، مطلب کہ پولیس والوں کے اوپر وہ گلیل کے ساتھ بھی حملہ ور ہوتے ہیں اور پولیس والوں کے اوپر وہ شیل بھی پھینکتے ہیں۔ اس طرف سے اگر ربڑ کی گولیاں چلتی ہیں تو اس طرف سے بھی گلیلوں کا استعمال ہوتا ہے، اس طرف سے اگر شیل استعمال کیے جاتے ہیں تو علی مین گنڈا پور کے قافلے کی طرف سے بھی شیل استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا احتجاج بھی پرامن نہیں ہے، یہ عجیب طرح کا آپ لوگوں نے ماحول پاکستان کے اندر بنا دیا ہے، آپ نے عام لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان جو کر رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ بھی غلط کر رہی ہے۔ اس سے پاکستان کا نقصان ہے، اس سے عام لوگوں کا نقصان ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ مجھے شک تھا کہ یہ قافلہ واپس چلا جائے گا، لیکن میرا شک غلط نکلا، وہ تو واپس نہیں جا رہے۔ محسن نقوی صاحب کا خیال تھا کہ جس طرح سے ہم نے پولیس فورس بلائی ہوئی ہے، جس طرح سے ہم نے آرمی کو طلب کیا ہوا ہے، جس طرح سے ہم آنسو گیس کا استعمال کر رہے ہیں، ہم واٹر کینن کا استعمال کر رہے ہیں، ہم ربڑ کی گولیوں کا استعمال کر رہے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ شاید علی مین گنڈا پور اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن علی مین گنڈا پور اسلام آباد تو پہنچ گئے، آل دو کہ وہ ابھی تک ڈی چوک میں نہیں پہنچ سکے۔ صرف شیل کا استعمال نہیں کیا گیا یا صرف ربڑ کی گولیوں کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ بہت ساری رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ مثال کے طور پہ یہ سمجھ لیں، کنٹینر لگا دیے گئے، رکاوٹیں پیدا کر دی گئیں، پولیس کو کھڑا کر دیا گیا، موبائل سروس بند کر دی گئی، انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی، موٹر وے کے اوپر کیل بچھا دیے گئے، موٹر وے کی کھدائی کر دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی علی مین گنڈا پور اپنے قافلے کے ساتھ اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کا یہ کہنا کہ میرا ایسا خیال نہیں تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ واپس چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، فیصل ووڈا صاحب کی ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آل دو کہ اس کو پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مارکیٹنگ حکومت کرتی ہے، یہ نکمی اور نالائق اور بکواس اسٹریٹجی ہے۔ ووڈا صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں، مطلب کہ آپ جب اس طرح کا ماحول پیدا کریں گے، جو جس طرح کہ میں نے ڈسکس کیا کہ فوج کو طلب کر لیا، پولیس کو طلب کر لیا، تمام شہروں کو سیل کر دیا، رستے بند کر دیے، سروسز بند کر دیں، آنسو گیس کا استعمال، واٹر کینن کا استعمال، ربڑ کی گولیوں کا استعمال وغیرہ، مطلب جس طرح سے آپ نے ہائٹ کریٹ کی ہوئی ہے، تو مارکیٹنگ تو حکومت خود کر رہی ہے، اس سے بڑی نالائکی اور بیوقوفی والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ووڈا صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی قافلے میں پولیس اہلکاروں پر مسلسل فائرنگ اور شیلنگ کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے شرپسند پولیس پر پتھراؤ بھی کر رہے ہیں، 80 کے قریب پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ چیک کر رہے ہیں کہ ان کے پاس آنسو گیس کے شیل کیسے اور کہاں سے آئے، پولیس پر فائرنگ کی گئی، یہ کیسا پرامن احتجاج ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس احتجاج میں افغان باشندے کیسے آئے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو قافلہ کے پی کے کی طرف سے علی مین گنڈا پور کے سربراہی میں اس وقت اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوا ہے، اس کے پاس گلیلیں بھی موجود ہیں، ان کے پاس شیل بھی موجود ہیں، ان کے پاس پیٹرول بھی موجود ہے، ان کے پاس ویپن بھی موجود ہیں۔ اچھا جی، اگر یہ بات محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ افغان باشندے موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 120 سے زیادہ افغان باشندوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے، اگر ایسی بات ہے تو یہ واقعی بہت بری بات ہے۔ محسن نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 120 افغان شہری پکڑے گئے ہیں، اپنا احتجاج ہے تو افغان شہری کہاں سے آ رہے ہیں؟ افغان شہریوں کو پکڑا جانا تشویشناک ہے۔ اس ساری صورتحال کے ذمہ دار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے ساری لائنز کراس کر رہے ہیں، اگر انہوں نے مزید کوئی لائن کراس کی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔
वजीर दाखिला का कहना था ये अपने अज़ाइम भी नहीं बता रहे, इनके अज़ाइम कुछ और लग रहे हैं। हम किसी सूरत में शंघाई तामन तंजीम SCO के इजलास को सबूताज नहीं होने देंगे। सेनेटर मोहसिन नकवी का कहना था कि इनको बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन इनके अज़ाइम कुछ और लग रहे हैं। शोहद हैं कि बन्नू के लोगों को कहा गया है कि राइफल लेकर जाएं, दावा बोलने की कीमत अदा करना होगी, दावा बोलने पर तो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाने के सवाल पर वजीर दाखिला ने जवाब दिया कि सदर और वजीर आज़म राब्ते में हैं, जो हिकमत अमली वो बनाएंगे इस पर अमल दरामद करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पुलिस को तलब कर लिया है और पुलिस को कौन कौन से इख्तियार दिए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंतजामिया ने शंघाई तामन तंजीम के इजलास के दौरान नक्शे अमन के खदशे के पेश नजर जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफज करके फौज समेत कानून नाफज करने वाले दिगर अदारों को तैनात कर रखा है। अब इस्लामाबाद की इंतजामिया ने वफाकी दारुल हुकूमत में तैनाती के दौरान फौज को हासिल इख्तियारात के हवाले से मरासला भी जारी कर दिया है। ज़िले इंतजामिया की जानब से जारी मरासले में बताया गया है कि सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे। मुकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। मरासले में कहा गया है कि फौज को शर पसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने और गिरफ्तारी के इख्तियारात दिए गए हैं। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि फौज को मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज, आंसू गैस की भी इजाजत होगी। ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। शर पसंदों की मौजूदगी या खतरात की इतला पर फौज कार्रवाई करेगी। अब यहाँ पर फौज को वेपन इस्तेमाल करने का भी इख्तियार दिया गया है कि अगर वो ये समझे कि हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो वो वेपन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुतालबा किया है कि रियासत को PTI के साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशत गर्दों से किया जाता है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हमेशा से जो बात कहती रही हूं आज दुनिया के सामने आ गई है। PTI सियासी जमात ना है, ना थी और ना हो सकती है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसके अलावा मशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल होने की दावत दे दी है। मैं समझता हूं कि ये एक इंतहाई स्टूपिड, बेवकूफी पर मबनी और एक जहलाना हरकत की है कि आपका भारतीय वजीर खारजा के साथ कौन सा ताल्लुक है, उसके साथ आपकी कौन सी रिश्तेदारी है कि आप उसे कहते हैं कि आप यहाँ पे आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में आप शामिल हों। मैं समझता हूं कि आपको ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि एक मेहमान जो जिसका ताल्लुक दूसरे मुल्क के साथ है और हमारा एक ऐसे के साथ उनके साथ इख्तिलाफात हैं, एक तरह से उनके साथ हमारी लड़ाई चल रही है। हिंदुस्तान ने कभी भी पाकिस्तान की मुखालफत करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। तो एक मेहमान जो तकरीबन 9-10 साल बाद पाकिस्तान में आ रहा है तो आप उसकी मेहमान नवाजी करें, आप उसको वेलकम करें। और वो सरकार का मेहमान है, आप कौन होते हैं कि उसे कहने वाले कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल हो जाएं। ये बहुत गलत बात है और बहुत बेहुदा बात है और मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म जारी ये किया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। चीफ जस्टिस आमर फरूक ने ताजरों की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो हुक्म सादर किया गया वो ये था कि इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन इंतजामिया की जनब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। आइन के आर्टिकल 16 और 17 अवाम को इज्तिमा और नकलो हरकत की बुनियादी हुकूक फराहम करते हैं। अदालत को बताया गया कि एक सियासी जमात के कारकुनान रेड जोन की जानब मार्च कर रहे हैं। बताया गया कि कारकुनान का रेड जोन में इज्तिमा और दीगर शहरियों की नकलो हरकत मुंजमद कर देगा। हुक्म दिया जाता है कि इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। अदालत को बताया गया कि आर्टिकल 245 के तहत अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए फौज को भी तैनात कर रखा है। अदालत को बताया गया कि शहर भर में दफा 144 भी नाफज है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।